जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी के पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजराइल में तैनात कर दिया 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान। क्यों किया इसने ऐसा जिसने दिया सबको चौंका? क्या है अमेरिका की प्लानिंग? दोस्तों, खबर ने मचा दिया है तहलका, जानना बेहद जरूरी। साथ ही इधर कैसे भारत ने भी दिया है मुंहतोड़ जवाब ईरान पर। अमेरिका के हमले से पहले ही इजराइल के दौरे पर पहुंच गए पीएम मोदी जी। क्या ईरान को दिया है बड़ा संदेश? तो वहीं चौंका देने वाली खबर में आपको बताएंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो को लेकर क्यों मच गया बवाल। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताएंगे, अपडेट्स बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इजराइल पहुंचकर पीएम मोदी जी ने बड़ा संदेश दिया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 दिवसीय इजरायल दौरे के दौरान अमेरिका ने एक अहम रणनीतिक कदम उठाते हुए पहली बार अपने अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को इजरायल में तैनात कर दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब क्षेत्र में ईरान को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल के नेगेव रेगिस्तान स्थित ओबदा एयरबेस पर अमेरिका के 11 F-22 रैप्टर जेट उतारे गए हैं। इसे ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तैनाती संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी का संकेत भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार अमेरिका में बिना किसी संयुक्त अभ्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीधे परिचालन या संभावित वॉर ओरिएंटेड मिशंस के मकसद से इजरायली धरती पर अपने लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। यह कदम अमेरिका और इजरायल के बीच गहरे होते सामरिक सहयोग को भी दर्शाता है। F-22 चैप्टर 5 हैवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे दुनिया के सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है। दोस्तों, इसकी खासियत इसकी अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस वेपन सिस्टम है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचते हुए सटीक हमले करने में सक्षम बनाती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस विमान को ना तो इजरायल और ना ही किसी अन्य नाटो देश को निर्यात किया है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। इस घटनाक्रम को पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोस्तों, यानी कि अमेरिका इस फाइटर जेट को वहां पर डिप्लॉय करके ये दिखाना चाहता कि एक तरफ भारत इजरायल के साथ खड़ा है, इजरायल अमेरिका के साथ खड़ा है, यानी कि कुल मिलाकर वो ईरान पर दबाव बनाना चाहता है कि देख लो, भारत भी इजरायल के साथ खड़ा है। दोस्तों, यानी हमारे साथ खड़ा है। आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका के हमले से पहले इजरायल के दौरे पर पीएम मोदी जी के पहुंचने को सीधा सीधा तेहरान को तगड़ा चैलेंज या संदेश माना जा रहा है। बता दें, आपको याद होगा दोस्तों, आज से करीब 26 साल पहले 17 जून 1999 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध के दौरान द्रास और बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को निशाना बनाया था। वायुसेना ने इजरायली लाइटनिंग पॉड्स से पाकिस्तानी कैंप और लॉजिस्टिक्स पर निशाना लगाया था। लाइटनिंग पॉड्स को इंडियन मिराज पर लगाया गया था ताकि टारगेट को पेंट किया जा सके और फिर लेजर गाइडेड बमों से उस पर हमला किया जा सके। यह हमला गेम चेंजर साबित हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए। कारगिल के बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में ऑपरेशन और पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, भारत ने पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को उड़ाने के लिए इजरायली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों, लॉइटरिंग एम्यूनिशन और लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है। जी हां, कारगिल के बाद से भारतीय सेना ने सर्चर मार्ग 11 से लेकर हेरोन टीपी तक इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके की निगरानी की है। मोदी जी का ऐसे में इजरायल दौरा उस वक्त हो रहा है जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ी है, जबकि पिछले साल दिसंबर से ही भारत और ईरान के बीच के संबंध में भी हल्का सा शायद मनमुटाव देखा जा रहा है। दोस्तों, ये तब हुआ जब ईरान ने एक वाणिज्यिक जहाज को पकड़ा जिस पर करीब 17 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। जनवरी के आखिर तक सिर्फ 8 नाविकों को रिहा किया गया था। इसके बाद भारत ने भी अरब सागर में कई ईरानी तेल टैंकरों को पकड़ा है। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन में भी जाने की कोशिश की है, जो भारत के लिए एक रेड लाइन है। दोस्तों, वहीं भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेहरान ने अभी तक ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए अपने प्लान नहीं बताए हैं, जहां भारत एक अहम कमर्शियल पार्टनर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी जी के दौरे से तेहरान के साथ नई दिल्ली के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब भारत ने ईरानी तेल का इंपोर्ट रोक दिया है। सोमवार को भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए तत्काल ईरान से अपने नागरिकों को निकलने को कहा है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान जैसे देश जो अपने फायदे के लिए पलटी मारते रहते हैं, उन्हें भारत एक संदेश दे रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी इजरायल के दौरे पर इस समय मौजूद है, यानी इजरायल वो पहुंच चुके
चुके हैं। वहां पर अभी भारत के साथ क्या क्या डील हुए हैं दोस्तों, वो बताने से पहले आपको बताते हैं कि उनका स्वागत कैसे हुआ दोस्तों। इजराइल के बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट ने उनका खास अंदाज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करते हुए एक अलग पेज ही यरूशलेम पोस्ट ने प्रकाशित कर दिया और इसका शीर्षक दिया है कि नमस्ते मोदी। जी हां, अखबार के एडिटर इन चीफ विक्का क्लेन ने अखबार का पहला पेज सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिख रही है। इसके अलावा पेज पर इजराइल और भारत के संबंधों से जुड़ी कई स्पेशल खबरें भी हैं। एक खबर का शीर्षक है वेलकम मोदी। इसके अलावा एक अन्य हेडलाइन है दिल्ली की यरूशलेम से बढ़ती साझेदारी। अखबार ने मास्टर हेड में नमस्ते हिंदी और हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखा है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यताएं अपने करीब आने का नया अध्याय लिख रही हैं। दोस्तों, अखबार का पूरा पहला पेज ही भारत और इजराइल के रिश्तों को समर्पित है। इस बीच इजराइल की संसद को तिरंगे की रोशनी में रंग दिया गया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की गई है। वहीं इससे पहले यानी इजराइल रवाना होने से पहले मोदी जी ने बयान में कहा कि हमारे देशों के बीच एक मजबूत और कई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा कि वो अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे और इजराइल की पार्लियामेंट कैनेसेट को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छापा है दोस्तों, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि मोदी जी के इजराइल दौरे से पाकिस्तान में घबराहट मची हुई है। भारत और इजराइल के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध साल 1992 में बने थे। हालांकि 2014 में मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद इस रिश्ते में और गर्मजोशी आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने अपने कैपिटल टॉक शो में पीएम मोदी जी के इजराइल दौरे को लेकर हेडलाइन दी है दोस्तों, और हेडलाइन में लिखा है कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। ये हेडलाइन दिया गया है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कमजोर साबित कर रही है, नीचा दिखा रही है पाकिस्तान को। खुद पाकिस्तान की मीडिया आईना दिखा रही है कि पीएम मोदी इजराइल दौरा करने वाले हैं या दौरे पर जा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए बड़े ही खतरे की घंटी है। बस की है तो अपने आप को मजबूत करके दिखाओ। दोस्तों, ये बड़े मैसेज निकलकर सामने आ रहे हैं पीएम मोदी का इजराइल दौरे को लेकर। फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल पहुंच चुके हैं और जहां पर उनके स्वागत के लिए खुद नेतन्याहू जी ने पहुंचने का प्रयास किया। दोस्तों, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से रेड कारपेट के साथ उनका स्वागत किया गया है। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी एंड थैंक यू नेतन्याहू कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा आप लोग, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी विदेशी दौरा हो या फिर कोई बड़ा फैसला हो, विपक्ष हमेशा से टांग अड़ाने का पूरा प्रयास करता है दोस्तों, कोई ना कोई सवाल या निशान खड़े कर ही देता है। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस ने उनके इजरायली दौरे को लेकर उठा दिया गाजा को लेकर सवाल। याद दिलाती 1981 वाली घटना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इजरायल दौरे को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश ने कह दिया कि दुनिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है और ऐसे समय में मोदी कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि मोदी ऐसे समय में इजराइल जा रहे हैं जब गाजा संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर नेतन्याहू सरकार की आलोचना हो रही है। उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति फलस्तीन के समर्थन में रही है। जयराम रमेश ने अपने बयान में भारत की पूर्व सरकारों द्वारा फलस्तीन के समर्थन में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 20 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाजा गए थे और वहां संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल में तैनात भारतीय दल से मिले थे। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि 29 नवंबर 1981 को भारत ने फलस्तीन के साथ एकजुटता जताते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था और 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फलस्तीन राज्य को मान्यता दी थी। रमेश ने कहा कि वो एक अलग युग था। अब भारतीय प्रधानमंत्री खुलेआम उस इजरायल नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जिस पर गाजा में व्यापक तबाही और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा देने के आरोप हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी जी से अपील कर दी है कि वे अपने इजरायल यात्रा के दौरान गाजा संघर्ष का मुद्दा अवश्य उठाएं। अब आप ही बताइए दोस्तों, किस प्रकार से कांग्रेस ही पीएम नरेंद्र मोदी जी के इजरायल दौरे को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। गाजा पर क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बेहतरीन चौंका देने वाली खबर की, जहां आखिरकार ब्रिटेन में क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो को लेकर मच गया बवाल। दोस्तों, ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में होने वाले गॉर्टन एंड डेंटन उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर को लेकर भारी बवाल मच गया है। ग्रीन पार्टी द्वारा जारी किए गए उर्दू भाषा के प्रचार वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस वीडियो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को पीएम मोदी जी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दिखाया गया है, जिस पर लेबर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रीन पार्टी पर
समाज में फूट डालने और वोट के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने के आरोप लग रहे हैं। मैनचेस्टर की गॉर्टन और डेंटन सीट के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। लेबर, कंजर्वेटिव और ग्रीन से पार्टियां धूल दक्षिणपंथी रिफॉर्म युग के एंटी इमिग्रेशन मैसेज का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वीडियो में ब्रिटिश पीएम स्टारमर को प्रधानमंत्री मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दिखाया गया है, जिसे लेकर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा वीडियो में गाजा की तस्वीरें भी शामिल है। इसको लेकर बड़ी तादाद में ब्रिटिश पाकिस्तानी वोटरों को टारगेट करते देखा जा रहा है। उर्दू में कि ये वॉइस ओवर में कहा गया है कि रिफॉर्म हमारे समाज को तोड़ना चाहता है। वे उन परिवारों को देश से निकालना चाहता है जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, और वे प्रवासियों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं। वे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं और वे हमारी सुरक्षा और इज्जत को खतरे में डालते हैं। ग्रीन पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। तो वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले, पाकिस्तान से टूट रहा चीन का सब्र, सीपीईसी पर ताला लगाएंगे क्या जिनपिंग? जी हां, भारत पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी आतंकवाद का सामना कर रहा है और अब चीन भी उसका नतीजा भुगत रहा है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी और चीनी नागरिकों पर बार बार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पिछले महीने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च किया था। इस दौरान बलूचिस्तान के 12 जिलों में एक साथ हमले किए गए। इसके बाद चीनी एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि इस हिंसा ने पाकिस्तान में चीनी निवेश को खतरे में ला दिया है और क्या पाकिस्तान इसे बचा पाएगा, इसकी काबिलियत पर अब शक है। पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में कम से कम 20 चीनी नागरिक हमलों में मारे गए हैं। चीन के एक और पॉलिटिकल कमेंटेटर ने कहा है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अक्सर रिएक्टिव, बिखरा हुआ और कम रिसोर्स वाले होते हैं, जिससे चीनी हितों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चाइना कोई एक्शन लेगा? इस सवाल पर चीनी कमेंटेटर ने संयम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजिंग बॉर्डर पार सैनिक नहीं भेजेगा या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। उन्होंने जोर दिया कि चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के पास कुछ विकल्प हैं, जैसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को निकालना, ऑन साइड प्रोटेक्शन को मजबूत करना, सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करना, एडवांस्ड एंटी टेररिज्म इक्विपमेंट देना और पाकिस्तान की काबिलियत बढ़ाने के लिए काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग बढ़ाना शामिल है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार एक चीनी कमेंटेटर ने कहा है कि चीन को पाकिस्तान की सीधी मदद से बचना चाहिए, इससे खुद चाइना निशाना बन सकता है। एनालिस्ट बताते हैं कि चीनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना ने पूरे बलूचिस्तान में नेटवर्क बंद करने के ऑपरेशन में एलिट यूनिट्स को इकट्ठा किया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत की वापसी होता ही टिक नहीं पाया पाकिस्तान। 40% गिर गया चावल का एक्सपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट में हुआ बड़ा तगड़ा खुलासा। जी हां, ग्लोबल मार्केट में भारत की वापसी ने पाकिस्तान के चावल निर्यात की कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने बड़ा घाटा उठाना पड़ा है, क्योंकि उसका निर्यात 40.5% गिरकर $1.31 अरब रह गया है। मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के डेटा से ये जानकारी सामने आई है। इसकी वजह वैश्विक बाजार में भारत की वापसी है, जिससे इस्लामाबाद का मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर कम हो गया। नॉन बासमती चावल में पाकिस्तान का नुकसान तो और भी बड़ा है दोस्तों। जी हां, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार नॉन बासमती चावल का निर्यात घटकर $82.78 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 50.8% की गिरावट है। वहीं इसका वॉल्यूम एक साल पहले के 31.5 लाख टन से घटकर 20 लाख टन रह गया। हालांकि पाकिस्तान के बासमती चावल के निर्यात में अपेक्षाकृत कम कमी आई है। बासमती एक्सपोर्ट 6.62% गिराकर $47.77 करोड़ रह गया है। वहीं इसका वॉल्यूम 4,87,278 टन से घटकर 4,38,484 रह गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को इस झटके के पीछे भारत है और इसे पाकिस्तानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है। मंत्रालय ने दिसंबर और जनवरी में 2 अलग-अलग बैठक में संसदीय कमेटी को इस बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल मार्केट में भारत की दोबारा एंट्री इसकी बहुत बड़ी वजह थी। भारत की बढ़ती सप्लाई ने पाकिस्तानी चावल को बाजार में कमजोर कर दिया है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा और नया दावा। कहा, अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध समेत 8 युद्धों को रोकने का अपने दावे को दोहरा दिया। दोस्तों फिर एक बार नया दावा कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक चौंका देने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोककर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। ट्रंप ने यह दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
उसने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। ट्रंप का यह बयान भारत के खिलाफ मई 2025 में 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के बैकफुट पर होने का स्पष्ट संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अपने पहले 10 महीनों में कंबोडिया और थाईलैंड समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप ना करता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत होती। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए ये दावे किए हैं। दोस्तों, हालांकि ट्रंप के लगातार इन दावों पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे वो अपनी शेखी भगाड़ते रहते हैं, कहीं भी मौका नहीं छोड़ते अपनी तारीफ अपने मुंह से करने में। दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।